Good morning, students. I hope you all are fine. Today we have worksheet number 57, date 24 November 2020, subject English, class 10th. Students, today's topic is writing skill. And we know that writing skills are an important part of communication. हमें पता है कि राइटिंग स्किल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. And good writing skills allow you to communicate your message with clarity and ease. So, in writing skill, we are going to learn how an analytical paragraph is written. आज हम लोग राइटिंग स्किल में पढ़ेंगे बच्चों कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है. एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज़ रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन चार्ट, ग्राफ, डेटा, क्लूज, टेबल, एट्सेट्रा. एनालिटिकल पैराग्राफ हमें दिए हुए चार्ट, ग्राफ, डेटा, क्लूज और टेबल के बेसिस पर लिखना होता है. और बोलना भी तुझे. और इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं जो हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त हमें पता होने चाहिए. वी शुड कीप इन आवर माइंड some important features of an analytical paragraph while writing it. First, it describes the given chart, table and data. जो भी चार्ट, टेबल या डेटा हमें दिया हुआ है ये उसको डिस्क्राइब करता है. हमें चार्ट को, टेबल को अपने माइंड में रखना है और जो भी डेटा दिया हुआ है उसे अच्छे से रीड करना होता है. इट शुड बी कम्प्रिहेंसिव और ये आपको तो समझ में आना चाहिए और जो आप लिख रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है. नेक्स्ट इज नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रेस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंशन्ड. एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको नहीं लिखना है क्योंकि उसके लिए आपको चार्ट, टेबल या डेटा जो भी है वो दिया हुआ है. आपको उसी में से डेटा कलेक्ट करने हैं और फिर अपना जो आपको लिखना है वो उसी में से लिखेंगे. फोर्थ, यूज़ पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब. मोस्टली यही होता है कि जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे तो हम पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे. एंड इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट. जो चार्ट के द्वारा आपको फैक्ट दिए हुए हैं उसको आप स्टेट करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे उसे, आप उसका यूज़ करेंगे क्योंकि वो आपको यूज करने के लिए ही दिया हुआ है राइटिंग में. और एनालिटिकल पैराग्राफ जब भी आप लिखेंगे तो आप कुछ और बातों का ध्यान रखेंगे. जैसे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा. और इंट्रोडक्शन में क्या, इंट्रोडक्शन शुड बी 1 और 2 लाइन्स. 1 या 2 लाइन का होना चाहिए इंट्रोडक्शन, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं. आप क्या लिखने जा रहे हैं ये इंट्रोडक्शन आप 1 या 2 लाइन में लिख दें. उसके बाद आपको बॉडी ऑफ पैराग्राफ आपको लिखना है डिटेल में कि व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट, कि पैराग्राफ किस बारे में है. What are you going to write in analytical paragraph. और जो लास्ट है conclusion. Never forget to write conclusion. जो ओवरऑल व्यू है और समरी है पैराग्राफ की वो आपको ज़रूर लिखनी है, तभी आपका जो पैराग्राफ है वो इम्प्रेसिव माना जाएगा. तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि आज के एनालिटिकल पैराग्राफ में हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए. सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारा जो पैराग्राफ है वो डिस्क्रिप्टिव हो. डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हमें जो भी चार्ट, टेबल या डेटा दिया हुआ है उसको अच्छे से रीड करना होता है.
क्या दिया हुआ है, क्या बोला गया है करने को। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजंस वाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। यहाँ आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है नीचे, अभी आपको दिख नहीं रहा है। उस पाई चार्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि कृषि भूमि की जो उर्वरता है, जो उत्पादन क्षमता है, वो किन कारणों से कम हो रही है। मेन रीज़न एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि, लैंड मीन्स भूमि, लेस प्रोडक्टिव मीन्स उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उत्पादन क्षमता है, वो मेन कारण से कम हो रही है। और वो कारण नीचे दिए हुए हैं, अभी हम देखेंगे कारणों को भी। एंड द टेबल शोज हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1990s। और टेबल ये शो कर रहा है कि कैसे इन कारणों ने वर्ल्ड के 3 रीजन को 1990 के दशक में प्रभावित किया। सेलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स, आपको सेलेक्ट करना है और मेन फीचर्स की रिपोर्ट बनानी है। एंड मेक कंपैरिजंस, एंड यू हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन पाई चार्ट एंड द टेबल। आपको पाई चार्ट और टेबल के जो डाटा हैं उनमें कंपैरिजन करना है, और उन कंपैरिजन के बेसिस पर आपको राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन को समराइज करते हुए, संक्षिप्त करते हुए एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके डिग्रेडेशन के कॉज क्या क्या है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिड्यूस, कम होना, कम करना। और इस जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, और उसके कारण क्या है। कॉज मीन्स होता है कारण, यहाँ कॉजेज है, कई सारे कारण हैं इसके। पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। ये जो पाई चार्ट है ये वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे वर्ल्ड का दिया हुआ है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, जो पूरी दुनिया में अंधाधुंध चल रही है। डिफॉरेस्टेशन से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो 30% है, यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है। और ओवर कल्टीवेशन कॉजेज 28% ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन वर्ल्ड। और ओवर कल्टीवेशन से, कल्टीवेशन मतलब होता है खेत की अत्यधिक जुताई करना, जिसके कारण लैंड की जो है वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये 28% है। ओवर कल्टीवेशन एक कारण है जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का। और उसके बाद देखिए ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवर जो खेतों में जाके चरते हैं, ग्रेज करते हैं, चराई जिसको बोला जाता है, वो अत्यधिक ग्रेजिंग के कारण जो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है वो 35% है। और ये 7% अदर कॉज हैं। अदर कॉज में क्लाइमेट चेंज हो गया, रेनफॉल हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, और कई भी कारण हो सकते हैं। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, इसमें कई कारण हो सकते हैं। तो ये हमें पाई चार्ट में दिया हुआ है कि लैंड डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन से कितना हो रहा है, ओवर कल्टीवेशन से कितना होता है, ओवर ग्रेजिंग से कितना हो रहा है। इसको हमें समझना है, एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है जो दिया हुआ है, और फिर इसको कंपेयर करना है जो टेबल दिया हुआ है। आइए अब हम लोग टेबल देखते हैं। टेबल आपको ऊपर ही बताया था कि वर्ल्ड के 3 रीज़न, इन कारणों का जो प्रभाव पड़ा है उसमें वर्ल्ड के 3 रीज़न, 3 क्षेत्र दिए हुए हैं। 1990 की बात कर रहा है ये, 1990s के डिकेड की बात करता है। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका में देखिए 0.2% ऑफ टोटल लैंड डिग्रेडेड बाई डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण 0.2% डिग्रेड हुआ है लैंड। उसके बाद ओवर कल्टीवेशन देखिए 3.3%, ओवर ग्रेजिंग 1.5%, टोटल लैंड डिग्रेडेड 5% इन नॉर्थ अमेरिका। और यूरोप में अगर हम देखें तो डिफॉरेस्टेशन से 9.8 मीन्स ये नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ओशिनिया से इसको कंपेयर करें, ओशिनिया क्या है बच्चों ये भी समझ लो। नीचे देखिए ये हिंट दिया हुआ है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये साउथ पैसिफिक जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसमें जो लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आता है, वो कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो वनों की कटाई है डिफॉरेस्टेशन, ये 1.7% है। 1.7 तीनों को अगर कंपेयर करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो लैंड डिग्रेड हो रहा है डिफॉरेस्टेशन से वो सबसे कम नॉर्थ अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा यूरोप में है और फिर ओशिनिया में। ओवर कल्टीवेशन की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में 3.3 है, यूरोप में 7.7 है और ओशिनिया में 0 है। ओवर ग्रेजिंग अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका में ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेड 1.5 है, यूरोप में 5.5 है और ओशिनिया में 11.3 है। मतलब ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेड ओशिनिया में ज़्यादा हो रहा है और ओवर कल्टीवेशन से यूरोप में ज़्यादा लैंड डिग्रेडेड हो रहा है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो टोटल लैंड डिग्रेडेड है वो सबसे ज़्यादा यूरोप में है, उसके बाद ओशिनिया में और उसके बाद या हम यूँ कहें कि तीनों में सबसे कम नॉर्थ अमेरिका में है। तो आपको बच्चों इन जो डेटा दिए हुए हैं इनको कंपेयर करना है और आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में। मैंने आपको बताया है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये कि इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है कि आप किस बारे में ये पैराग्राफ लिख रहे हैं। फिर आपको बॉडी ऑफ द पैराग्राफ लिखना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन एनालिटिकल पैराग्राफ। फिर कंक्लूज़न लिखना है, ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द पैराग्राफ। इन सब बातों को ध्यान में रखना है और पाई चार्ट और टेबल को एक बार आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लें। फिर उसके बाद आप इन डेटा की हेल्प से अपना एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं। आज के वर्कशीट में इतना ही है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है ये। आपकी जो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत गलतियां करें, लेकिन ये सीखने का बहुत अच्छा मौका है। तो आप लोग अपनी वर्कशीट खुद से करें, चीट करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। और उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप अपने जो भी आप अपने जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में सेंड करें ताकि आपकी गलतियों को करेक्ट किया जा सके। थैंक यू।